नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वन विकास निगम के पेंशनर्स का मामला, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और ईपीएफओ से मांगा जवाब। अल्मोड़ा में पहाड़ी से टकराकर आग का गोला बनी सीएनजी कार, एसएसबी के 4 जवान घायल। पौड़ी में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की सहकारिता मंत्री धन सिंह से इस्तीफे की मांग। रुद्रपुर में पेट्रोल पंप पर 60,000 की लूट, कर्मचारी को बंधक बनाकर दुस्साहसिक वारदात। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड चुनाव के बाद कांग्रेस ने पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और उनको पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने नव युवकों को संगठन की कमान संभालने का मौका दिया है, जिससे कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ प्रदेश संगठन को मजबूत कर सके और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ काम कर रही है। पूर्व में करण महारा के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में कई विधायक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि उनके अपने अपने कारण थे। कुछ विधायक बीमार हैं, तो कुछ अपने क्षेत्र में कई कार्यक्रम में व्यस्त हैं। ऐसे में सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता ने 56 इंच के सीने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपी थी, पर मोदी ने पुलवामा और पठानकोट में हमले हुए, कई सैनिक शहीद हुए। ऐसे ही उत्तराखंड में राज्य की कानून व्यवस्था चौपट है, आर्थिक नीति ध्वस्त है, प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहा है, राज्य को लगातार कर्ज में डुबाया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी सरकार हवाई बातें कर रही है, परंतु धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को कर्ज में डुबाने का काम किया जा रहा है। मोदी जी को भी एक समय 56 इंच सीने वाला प्रधानमंत्री कहा गया। आखिर हुआ क्या? पुलवामा जैसे हमले हुए, पठानकोट में हमले हुए। ऐसे ही उत्तराखंड में इस समय मैं कल देख रहा था, कांग्रेस पार्टी का जो ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल को दिया, 10 ऐसी घटनाएं इस सरकार के बनने के बाद प्रदेश में हुई जो कि शर्मसार करने वाली। राज्य की कानून व्यवस्था चौपट है और जिस ढंग से भ्रष्टाचार और घोटाला इस राज्य में पनप रहा है और उसके बाद राज्य को कर्जे में डुबोया जा रहा है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इस पर अगर हम बात करें, मतदाता ने इनको किस आधार पर वोट दिया, ये हमको इस पर चिंतन करना है। लेकिन वोट देने के बाद इस बार भी 2/3 बहुमत की सरकार बनने के बाद सरकार जिस तरह से एक्ट कर रही है, तो दिखाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर पिछले 5 साल की तरह परिणाम शून्य है। देखिए, राज्य की सरकार ने अपने संसाधन बढ़ाने के बजाय, राजस्व कर वृद्धि करने के बजाय जिस तरह से महंगाई बढ़ाने का काम किया, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया और धरातल पर विकास के काम एक नहीं किए, लेकिन एक काम में उन्होंने महारत हासिल की कि 2017 में जब ये सरकार, इनकी पिछली सरकार बनी थी, उस समय राज्य पर 45,000 करोड़ का कर्जा था और इस समय वो कर्जा बढ़ करके 75,000 करोड़ का, यानी 5 साल में 30,000 करोड़ का कर्जा और 15 साल में 45,000 करोड़ का कर्जा। तो ये पिछली जो भाजपा की सरकार है, जिसमें 3 मुख्यमंत्री है, उनकी उपलब्धि है। और इस समय भी जो मैं हालात देख रहा हूँ कि ये कर्जा अब 100 करोड़ से ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये जो है 100,000 करोड़ से ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसको आप समझ सकते हैं कि राज्य को आर्थिक बदहाली में धकेला जा रहा है और राज्य के अंदर बेरोजगारी और महंगाई ये जिस तरह से बढ़ रही है, तो अब उससे ध्यान भटकाने के लिए पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे फैला करके, हिंदू मुस्लिम करके जो नौजवान हैं उनको इन सवालों से भटकाया जा रहा है कि उनको रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, उन सवालों से भटकाया जा रहा है और 2024 के लिए उनको अपने साथ जोड़ने का ये कुत्सित प्रयास भाजपा कर रही है। तो उनको राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है, लोगों को महंगाई की मार से निजात मिले इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लोगों को रोजगार चाहिए। उनको केवल और केवल चुनाव में जीत चाहिए और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह
रावत कल बाजपुर के ग्राम खमरिया स्थित गौशाला पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यालयों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुष्प गुच्छ भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला का भ्रमण किया और गोवंशीय पशुओं को गुड़ खिलाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि लगातार बढ़ रही महंगाई और प्रदेश को सही तरीके से चलाने के लिए हमें आय के स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश में करीब 73% वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र से प्रदेश की जीडीपी में नाम मात्र का सहयोग है। साथ ही उन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में चल रही गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। साथ ही उन्होंने NH 74 घोटाले को लेकर कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान SIT का गठन किया था, जिसमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा दी गई है और कई लोगों ने धन वापस भी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने CBI जांच की मांग की थी, जिसकी वर्तमान की प्रदेश सरकार द्वारा CBI जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि घोटाले में कई सफेदपोश नेता भी शामिल होने की आशंका है, जिनके इशारे पर बड़ा घोटाला किया गया है। पर तत्कालीन एक SIT गठित करके और जांच बैठाई थी। आपको याद होगा कि उसमें 2 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, 7-8 अन्य ऑफिसर्स को उसमें सस्पेंड किया गया, जेल में भेजा गया और कई लोगों ने जो धन वापस भी लौटाया है, जो एक तरह से बेसिकली एक मुआवजा घोटाला था। ये एक तरह से गलत तरीके से मुआवजा दिया गया था, गलत तरीके उसमें अख्तियार किए गए थे। कृषि भूमि को अकृषि दिखा करके उसके बहुत ज़्यादा उसका मूल्य आकलन किया गया था और उसमें बीच में बड़ा घोटालों की शिकायत थी, जिस पर हमने एक SIT गठित की थी। अभी उस पर CBI भी अब मुझे जानकारी मिली है। मैंने CBI जांच की उस समय मांग किया था कि CBI जांच होना चाहिए, बड़ा इशू है ये। तो उससे जांच चल रही, मुझे लगता है कि उससे और जो घोटाला हुआ है और स्पष्ट होगा। देखिए, हो सकता है जो जांच चल रही है उसमें सब चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, जांच बिल्कुल बगैर दबाव के और निष्पक्ष होना चाहिए, तो जो भी होगा वो सब सामने होंगे। और ये ज़रूर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें जो जिनको आपने तथाकथित रूप से सफ़ेदपोश कहा है, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण उसमें लगता है। सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे अल्मोड़ा के दनिया स्थित दसपड़ के पास पिथौरागढ़ की ओर से आ रहे CNG स्विफ्ट वाहन अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गई। चट्टान से टकराते ही कार में आग लग गई। कार में सवार सशस्त्र सीमा बल के 4 जवान घायल हो गए। उन्होंने कार से भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। घटना के बाद घायलों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन दल ने बचाव अभियान चलाया और सभी घायलों को पास के स्वास्थ्य केंद्र धौला देवी में इलाज कराया। गनीमत तो ये रही कि सभी घायलों को सिर्फ हल्की चोटें ही आई। दुर्घटना में कार पूरी तरीके से जल गई। अग्निशमन दल के जवानों द्वारा बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। SO दन्या सुशील कुमार ने बताया कि सभी जवान जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। ये पिथौरागढ़ कैंट से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। सभी घायल स्वस्थ हैं, किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। आग के कारण जांच के बाद ही पता चल पाएंगे। बाजपुर में आए दिन लूट की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही कारण है कि बाजपुर के दोराहा बॉर्डर पर हथियार बंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस CCTV कैमरों की मदद से आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। बता दें कि बाजपुर में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं, जहां चोर लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि चोरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। इसी के चलते बाजपुर के दोराहा बॉर्डर पर करतार सिंह का पेट्रोल पंप है, जहां सोमवार देर रात बाजपुर के ग्राम धनसारा निवासी धर्मवीर की ड्यूटी लगी हुई थी, जहां अचानक हथियार बंद 2 बदमाश मौके पर पहुंच गए, जहां बदमाशों ने धर्मवीर को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें हजारों की नकदी लूटने की बात सामने आई है।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जहां भारी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि लूट की घटना का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की विभिन्न टीमें जांच कर रही हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। स्वार दोराहा बॉर्डर पर एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि आधी रात को 2 अज्ञात युवकों द्वारा पेट्रोल पंप में घुसकर, उनके कैबिन में घुसकर उनको बंधक बनाकर और तमंचा दिखाकर उनसे जो भी कैश वहाँ पर जमा था वो कैश लूट कर ले गए हैं। उनका चेहरा देखा नहीं जा सका है, चेहरे ढके हुए थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके सूचना पर एएसपी काशीपुर सर, मैं और हमारे कोतवाल साहब, हमारे चौकी इंचार्ज, सभी लोग मौके पर पहुँचे, मौका मुआयना किया, आवश्यक पूछताछ की गई है। अभी तहरीरानी बाकी है। घटना के बाद सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच की जा रही है, टीम बनाई जा रही है और जो भी होगा इसमें जल्दी ही आरोपियों को की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखिए, घटना हुई है, पूर्व में भी जो घटना हुई है उस घटना का भी 1 हफ्ते के अंदर जल्दी सफल खुलासा किया गया है और इसी प्रकार इस घटना में भी जल्दी से जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। बाकी हमारे द्वारा इसमें पेट्रोलिंग, गश्त आदि, पिकेट आदि की व्यवस्था को और दुरुस्त कर दिया जाएगा। ये सब अब चेक किया जा रहा है, सब कुछ अभी विवेचना के अंतर्गत कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने पत्रकारों के साथ वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन होटलों में पार्किंग की सुविधा होगी उन वाहनों को कतई रोका नहीं जाएगा। पर्यटक सीजन के दौरान रूसी व नारायण नगर क्षेत्र में 2 अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाएंगी। इसके अलावा नगर में आने वाले वाहनों की चेकिंग की जाएगी। नो पार्किंग जोन में किसी भी प्रकार के वाहन खड़े होने नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मॉल रोड में किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं होगा। जिस होटल में पार्किंग होगी वहीं होटलों में पर्यटक वाहन प्रवेश कर सकेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में पार्किंग फुल होने के बाद वाहनों को रूसी बाईपास और नारायण नगर क्षेत्र में रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर में रह रहे बाहरी लोगों का सत्यापन भी किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अलग अलग आई कार्ड के साथ नगर में रहता है तो उसके खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करे। एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि पर्यटक सीजन के दौरान नगर में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की जाएगी। इस मौके पर सीओ संदीप नेगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 04 नंबर की गाड़ी ही जा सकती है या वो आदमी जा सकता है जिसकी आईडी है। अच्छा, नैनीताल का रहने वाला आईडी दिखाएगा। अगर वो प्राइवेट टैक्सी से भी आ रहा है तो उसकी अगर आईडी नैनीताल की है तो नैनीताल आने के लिए कि अगर आपकी गाड़ी किसी दूसरे ऐसा तो नहीं कि नैनीताल के सब आदमी की गाड़ी जो है उसमें केवल एक चीज होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक आईडी दिखा करके 4 से बसने के लिए कि जितने आदमी होंगे उसकी आईडी होगी नैनीताल। ये नहीं कि बताया वाला नैनीताल की आईडी नाम पे प्राइवेट नंबर में टैक्सी कमर्शियल ऐप में सीधे आप जैसे डालते हैं तो मैं आजकल ऐप डाउनलोड करा रहा है ना, इसलिए मैं भेजा भी था ऊपर कि गाड़ियाँ। बागेश्वर जिले में गरुड़ ब्लॉक में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कि गरुड़ क्षेत्र के दूरस्थ गांवों से भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने स्वास्थ्य मेले में पहुंचे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनीता टमटा ने बताया कि भारत सरकार के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में 9 अप्रैल को गरुड़ ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ, जिसके तहत दूर दूर से लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए स्वास्थ्य मेले में पहुंचे। स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट, सीएमओ सुनीता टमटा, तहसीलदार गरुड़ इत्यादि मौजूद रहे। महोत्सव का कार्यक्रम के तहत, चूँकि ये कार्यक्रम 12 मार्च 1921 से प्रारंभ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया और उसके निमित्त आज अपने जनपद में भी कल बागेश्वर में और आज गरुड़ में और कल कपकोट और परसों कांडा में ये कार्यक्रम होना है। विशाल स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं उन गरीबों के स्वास्थ्य का परीक्षण करा गया और उनकी तमाम प्रकार की जांचें निःशुल्क हो गई, उनको निःशुल्क दवा वितरण करा गया और बहुत सारे विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ उनकी जांच कर रहे हैं। अन्य भी जैसे हमारे आधार संबंधी हैं, आयुष्मान कार्ड संबंधी कई लोगों की दिक्कतें हैं, परिवार स्तर के संबंधी दिक्कतें हैं, उसके साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी उसमें आयोजन किए गए और मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया, जिससे हमारे आम जन गाँव गरीब के लोगों को फायदा मिला।
हमारे यहाँ गरुड़ ब्लॉक में रामलीला मैदान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ पर हमारे को जैसे निर्देश हुए थे हमारे महानिदेशक और हमारे स्वास्थ्य विभाग के उससे कि हमको जो है हर ब्लॉक स्तर पर एक स्वास्थ्य मेला आयोजित करना है, जिसके तहत आज गरुड़ में हम लोगों ने ये आयोजित किया है। और हमारे इस मेले का मकसद ये है कि हमारी जो ग्रामीण एरिया में, स्पेशली जो हमारे रिमोट एरियाज में जो हेल्थ एंड वेलनेस हम लोग आज का सेंटर खोल रहे हैं, वहाँ हम क्या क्या सुविधाएं CHO के द्वारा, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर वहाँ रहती हैं और वो पोस्टेड हैं, उनके द्वारा हमें जो बेसिक सुविधाएं वो जनमानस तक हमें पहुँचानी है। और वहीं पर जो एक हमारा इस प्रोग्राम के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है ई-संजीवनी, जिसके तहत हमारी CHO ये है कि अगर कोई भी जटिल बीमारी हो तो वहीं से जो है उस मरीज को हमारे विशेषज्ञ के साथ जोड़ती है और उसको वहीं पर उसका निदान करेगी। तो ये हमारी और विभिन्न प्रकार के जो हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हमारे उसमें कवर किए जाते हैं। हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो हम विभिन्न बीमारियों से हम निदान करते हैं रोगियों को, तो उसके लिए भी हम यहाँ जागरूकता इस मेले के जरिए दे रहे हैं। और हमने अन्य विभागों को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, जैसे शिक्षा विभाग है, आयुर्वेद विभाग है और हमारे जो है ये जो हमारे होम्योपैथिक विभाग है और हमारे ये मेन हमारे जो ICD वाले प्रोग्राम है जिसमें पोषण, जिसके तहत हम पोषण जो है आहार गर्भवती महिलाओं और बच्चों को और किशोरियों को हम देते हैं। तो ये सब जानकारियाँ हम इसी स्टॉल के जरिए और इसी मेले के जरिए हमारा ये उद्देश्य है कि जनमानस तक हमें पहुँचाएँ कि हमारे स्वास्थ्य उनको क्या क्या सुविधाएं दे रही है और क्या क्या सुविधाएं हम पेरीफेरी में उनको देंगे और देने जा रहे हैं। और इसी के तहत एक चंदन डायग्नोसिस हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड लैब है उसके जरिए हम लोग ने ये जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि उसको हम कवर करें। और बहुत सारी स्वास्थ्य इकाइयों को उन्होंने कवर भी किया है, जैसे हमारी बैजनाथ CSC को भी कवर किया है, कंधार को किया है, कौसानी को किया है, अभी पेरीफेरी में और भी हम जगह भेज रहे हैं। ऐसे हम लोग विभिन्न जनपद, पूरे जनपद में हमने विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में धीरे धीरे हम इसको जो है कवर कर रहे हैं, ताकि वहीं के जो मरीजों को छोटी सी जांच के लिए जिला चिकित्सालय में ना आना पड़े या दूर ना जाना पड़े। तो ये हमारा मकसद है और यही जागरूकता हम इस मेले के जरिए और लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवा क्या है। और इसी के तहत अभी आप लोगों को पता भी होगा कि हमारी डायलिसिस यूनिट भी एक खुली हुई है अभी। ऊधम सिंह नगर के बरहनी में चलती मोटरसाइकिल भरे बाजार में बनी आग का गोला। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं कल मंगलवार को ऊधम सिंह नगर में बरहनी में नैनीताल निवासी पंकज अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से बाजपुर अपने व्यक्तिगत काम से जा रहा था। तभी बरहनी मुख्य बाजार में पंकज की चलती पल्सर बाइक में भीषण आग लग गई। वहीं पंकज ने चलती मोटरसाइकिल से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसको देखकर आसपास के लोगों ने मोटरसाइकिल में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। जनपद टिहरी विकास खंड भिलंगना के अखोड़ी गांव में बीते शनिवार को 7 वर्षीय मासूम को निवाला बनाने वाले नरभक्षी गुलदार को वन विभाग की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद ढेर किया गया। पट्टी 11 गांव में बीते कई दिनों से दहशत का माहौल बनाने वाले गुलदार की मौत के बाद आम ग्रामीणों ने अब जाकर राहत की सांस ली है। आपको बताते चलें कि आदमखोर गुलदार ने बीते शनिवार की रात को 7 वर्षीय मासूम को उसकी आंगन से उठा लिया था। खबर पता चलते ही पूरे गाँव में कोहराम मच गया था, जिसके बाद अखोड़ी ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को मारने की मांग की थी, जिसके चलते वन विभाग द्वारा शूटर गंभीर सिंह भंडारी को तैनात किया गया। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आदमखोर गुलदार को मारने में वन विभाग को सफलता हासिल हुई। रुद्रप्रयाग में मुख्यालय स्थित गुलाब राय मैदान में चल रहे 14 दिवसीय ट्रेड फेयर मेला आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कोरोना के चलते काफी समय बाद मेला लगने से लोगों में उत्साह का माहौल है, जहां बड़ी संख्या में मेले में भीड़ उमड़ रही है। वहीं खरीदारी करने वालों के लिए मेला बेहद किफायती साबित हो रहा है, जहां मेले में सब्जियों के दाम बाजार से काफी कम है। वहीं कपड़े से लेकर हर सामान को बढ़िया कीमत पर दिया जा रहा है। ट्रेड फेयर मेले के संयोजक आयुष मिया ने बताया कि 2 वर्ष पहले कोरोना महामारी के कारण मेले को स्थगित करना पड़ा था। मेले में छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं और युवाओं के लिए मनोरंजन के साधन लगाए गए हैं। साथ ही उन्हें कम कीमतों पर सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।